हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक नया चैप्टर और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी। दोस्तों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं बता दूं, हम कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। लगभग 4 से 5 वीडियो कॉन्सेप्ट क्लासेस की थी। उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी रेलवे में पूछे गए थे सारे हम डिस्कस कर चुके हैं। उससे बाहर ट्रिग्नोमेट्री में आने लायक कुछ भी नहीं है आपके एग्जाम के अंदर। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों ये चैप्टर। इस चैप्टर में मैं आपको बहुत बहुत अच्छे तरीके बताऊंगा जो क्वेश्चन को एकदम देखते ही आप सॉल्व कर पाएंगे। आपको कुछ भी अगर ट्रिग्नोमेट्री में हाइट एंड डिस्टेंस में नहीं आता है तो आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आप सब कुछ सीखने वाले हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है हाइट एंड डिस्टेंस? इसमें दोस्तों क्या क्वेश्चन बनाया जाता है, इसमें 2-3 चीज़ें यूज होती हैं, जो वर्ड यूज होते हैं मैं उनको पहले आपको बता दूं क्या होता है। सबसे पहले एक आता है अवनमन कोण, अवनमन कोण जिसको कहते हैं आप एंगल ऑफ डिप्रेशन है इंग्लिश में बोलते हैं। और एक आता है उन्नयन कोण, उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। अवनमन का कोण का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई एक टावर खड़ा हुआ है, इस पे अगर कोई बंदा खड़ा हुआ है, अब ये बंदा अगर नीचे कोई बिंदु देखेगा, नीचे अगर धरातल पे कोई भी बिंदु अगर है, अगर उस बिंदु को देखता है तो जो बंदा खड़ा हुआ है इसकी आंख जहाँ पर है उसके समानांतर अगर रेखा खींचता हूँ मैं, नीचे समतल के समानांतर एक रेखा खींचता हूँ, तो जो ये वाला एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन या अवनमन कोण। उसके बाद दोस्तों अगर उन्नयन कोण की बात करते हैं तो ये क्या होता है, अगर ये टावर है, यहाँ एक बंदा खड़ा हुआ है, ये बंदा जब इस टावर की चोटी को देखता है तो ये धरातल के साथ जो एंगल बनाते हैं उसको बोलते हैं हम दोस्तों उन्नयन कोण। दोनों में अंतर सिर्फ इतना सा है, ये ऊपर से नीचे को देखने पे बनता है उन्नयन कोण, अवनमन कोण सॉरी, और उन्नयन कोण नीचे से ऊपर को देखने पे बनता है। इतना सा अंतर है, बाकी क्वेश्चन में कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। आपको अगर क्वेश्चन के अंदर अवनमन कोण दिया हुआ है तो आप उसे उन्नयन कोण की तरह ट्रीट करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन कहीं भी गलत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक थ्योरम यूज होती है। वो क्या होती है, अगर दो पैरेलल साइड हैं, दो पैरेलल समानांतर रेखाएं हैं, अगर मैं एक तिर्यक रेखा खींचता हूँ तो जो एंगल ये होता है वही एंगल ये होता है। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो क्या ये अवनमन कोण ही उन्नयन कोण बन गया आपका? तो इस तरह से आपको परेशान नहीं होना है दोस्तों कि अवनमन कोण उन्नयन कोण से आपको कुछ भी मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। क्वेश्चन में आपको अवनमन कोण दिया हुआ है तो आप उन्नयन कोण मान के सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन के आंसर पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब दोस्तों क्या होता है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें जनरली 3 ही एंगल आपके यूज होते हैं। क्या क्या होते हैं? या तो उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री होगा, या 45 डिग्री होगा, या आपका होगा 60 डिग्री। इसके अलावा उन्नयन कोण को हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी एंगल आपका नहीं पूछा जाता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों एंगल पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका जो स्पेसिफिक फॉर्म है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे क्या है। अगर वो हम एक बार समझ जाते हैं ना, फिर क्वेश्चन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कोई भी कैलकुलेशन नहीं करनी है, कोई टेन थीटा आधार लंब बटे आधार नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना है, कहीं भी किसी क्वेश्चन में नहीं लगाने दूंगा आपको। बस ध्यान से समझ लेना। कुछ डायग्राम मैं बना रहा हूँ, डायग्रामों को समझ लेना अच्छे से। अब दोस्तों मैं क्या पढ़ रहा हूं, अगर आपका उन्नयन कोण 30 डिग्री हो, अगर उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री हो, जैसे मैंने क्या कहा, ये एक टावर खड़ा हुआ है, यहाँ धरातल पे एक बिंदु है जिससे इस टावर की चोटी को अगर हम देखते हैं तो एंगल क्या बनता है, 30 डिग्री बनता है। तो दोस्तों हमेशा क्या करना है, आपको एक चीज़ मान के चलनी है, जो टावर खड़ा हुआ होगा सीधा खड़ा हुआ होगा, ऐसा मत मान के चलना कहीं झुका हुआ होगा और ये एंगल कुछ और बन जाएगा। ये एंगल जो है ऑलवेज कितना होगा, 90 डिग्री का होगा हमेशा। अब जब ये 30 है और ये 90 डिग्री है तो क्या ये 60 डिग्री बचा दोस्तों? अगर ये 60 डिग्री बचा तो दोस्तों हम क्या यूज करेंगे, मैं एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताता हूँ कि 30 के सामने हमेशा आपको 1 यूनिट लेना है, हमेशा ऑलवेज 1 यूनिट लेना है आपको। और 60 के सामने आपको क्या लेना है दोस्तों, √3 यूनिट लेना है आपको। और 90 के सामने क्या लेना है, 2 लेना है। अब कैसे आपने ये समझा
कि 30 के सामने हमेशा 1 लेना है। साइन 30 क्या होता है, 1/2 होता है। और साइन 60 क्या होता है, √3/2 होता है, जिसमें 2 क्या है आपका हाइपोटेनस है। तो इसमें ये 60 के सामने √3 हो जाएगा और 30 के सामने दोस्तों 1 यूनिट हो जाएगा। तो 90 के सामने क्या बचा, 2 यूनिट बचा। बाकी आप अगर ट्रिपलेट से निकालना भी चाहेंगे तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि दोस्तों क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास, ये 3 और 1 4, 2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, आपका कर्ण आ जाएगा। तो इस तरह से आपका स्टैंडर्ड फॉर्म दोस्तों बना कि 1 √3 और 2 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। कब, बस ध्यान आपको एक चीज़ रखना है कि 30 के सामने हमेशा 1 यूनिट होता है और 60 के सामने हमेशा √3 यूनिट होता है और 90 के सामने हमेशा 2 यूनिट होता है। अब इस पे दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। क्या कह रहा है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई है 100√3 मीटर और धरातल पर एक बिंदु है, वहाँ से उस टावर की चोटी का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। तब आपसे पूछा है कि टावर के पाद का मतलब है जिस धरातल पे वो खड़ा हुआ है, तो वो स्टैंड उससे वह बिंदु कितनी दूरी पे है। तो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, उससे वह बिंदु कितनी दूरी पे, मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछी है। क्या कहा है आपसे कि एक टावर है जिसकी ऊंचाई है 100√3 मीटर और एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब उस टावर की चोटी को देखने का जो एंगल है, कोण है, वो आपका दोस्तों क्या है, 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा है कि वो पॉइंट जो है कितनी दूर होगा, कहाँ से, उस टावर के पाद से। तो दोस्तों मैंने क्या बताया कि 30 के सामने दोस्तों क्या होगा, 1 यूनिट होगा, मतलब ये वैल्यू 1 यूनिट की है। और आपसे पूछा है 60 के सामने, तो 60 ये रह जाएगा क्योंकि ये दूरी 60 के सामने होगी, जो कि क्या हो जाएगी, √3। तो 1 की वैल्यू दोस्तों अगर आपको 100√3 दी है आपको, तो √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100√3 गुणा 3। तो √3 की गुणा 3 हो जाएगी और 100 गुणा 3 कितना आ जाएगा दोस्तों, 300 मीटर आ जाएगा। तो इस तरह से वो बिंदु कितनी दूर होगा दोस्तों, 300 मीटर दूर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम दोस्तों क्या करेंगे, आप सेकंडों में कब उड़ा पाएंगे, जब आपको दोस्तों ये फॉर्म पता होगी, ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा कि इसके सामने 30 के सामने ऑलवेज क्या होता है, √1 होता है और 60 के सामने क्या होता है, √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। अब ये यूनिट में होता है, ध्यान रखना, ये वैल्यू नहीं है, स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है कि आप समझो कि 1 मीटर हो गया या √3 मीटर हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है, एक यूनिट की वैल्यू है, क्योंकि ये रेशियो है। हमेशा ध्यान रखना, ये रेशियो आता है 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का रेशियो आता है 1:√3:2। ये रेशियो आता है, तो इस वजह से ये रेशियो होगा, मतलब एक रेशियो की वैल्यू अगर 100√3 है तो आपसे √3 रेशियो की वैल्यू पूछिए, जो कि आप गुणा कर देंगे तो आपके क्या आ जाएगी दोस्तों, 300 मीटर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन आपका 30 पे बनेगा। आप यहीं पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, क्या क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। 30 के अलावा, मतलब अगर 30 पे क्वेश्चन बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन के, तो यही फॉर्म बनेगी। अब क्वेश्चन के डायग्राम आपके अलग अलग हो सकते हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आपका एंगल कर रहा हूँ 60 डिग्री, बस थोड़ा सा अंतर कर रहा हूँ, एंगल 60 डिग्री कर रहा हूँ। तो 60 डिग्री की अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो क्या आ जाएगा, वही डायग्राम बना रहा हूँ मैं, लेकिन अब यहाँ एंगल क्या ले लिया मैंने, 60 डिग्री ले लिया। तो ये 30 हो जाएगा, जब ये 60 हो गया तो ये 30 हो जाएगा आपका, लेकिन ये तो दोस्तों 90 डिग्री रहेगा। तो 90 के सामने तो 2 यूनिट रहना है आपका, 30 के सामने 1 यूनिट हो जाएगा और 60 के सामने दोस्तों √3 यूनिट हो जाएगा। अब इतना सा चेंज आ जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है, कभी 30 भी आ जाए, कभी 60 भी आ जाए, तो इससे परेशान नहीं होना है। बस आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि 30, 60 और 90, इनका जो रेशियो होता है 1:√3:2 का होता है। ये भुजाओं का अनुपात है, ये कोणों का अनुपात है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि कह देगा एक इमारत है जिसकी जड़ से 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, उस बिंदु से इमारत के चोटी का, जो इमारत की छत है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो बताइए इमारत की ऊंचाई क्या होगी, इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मैंने क्या बताया, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा। 30 के सामने क्या बताया था, 1 यूनिट होता है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों आपको 100 मीटर दे दी है उसने।
आपसे पूछा है एच क्या होगा, तो एच क्या होगा दोस्तों 60 होगा। 60 के सामने क्या होता है √3 यूनिट होता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 100 मीटर हो गई तो √3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी, 100 √3 मीटर हो जाएगी। तो इस तरह से आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा 100 √3 मीटर। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन करने हैं और आपके एग्जाम में दोस्तों यही क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं कुछ बहुत टफ क्वेश्चन आता है। बहुत टफ क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन करेंगे इसी से, इसके अलावा मैं कुछ भी यूज नहीं करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है, कुछ भी यूज नहीं करूंगा। कितना भी टफ क्वेश्चन होगा इसी पे हम घुमाने वाले हैं, ठीक है। अब आगे एक और आपका एंगल बचता है 45 डिग्री। दोस्तों आपका बचता है अगर एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण आपका 45 डिग्री हो तो आप क्या करेंगे दोस्तों। देखो क्या होता है, अगर ये एंगल आपका उन्नयन कोण 45 डिग्री है तो दोस्तों मैंने कहा ये तो नहीं बदलने वाला है, ये तो 90 डिग्री रहने वाला है। तो क्या ये एंगल आपका क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। तो दोस्तों 45 के सामने 1 यूनिट, तो इस 45 के सामने भी 1 यूनिट होगी। अगर इस 45 के सामने 1 यूनिट होगी तो इसके सामने भी 1 यूनिट होगी। तो दोस्तों 90 के सामने क्या हो जाएगी, √2 यूनिट हो जाएगी। तो आपने देखा अगर 45 का अवनमन कोण आ रहा है या उन्नयन कोण आ रहा है तो 45 का 1 होगा तो दूसरा भी 45 होगा तो तीसरा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ 1:1:√2 ये आपका साइड का अनुपात होता है, जिसमें √2 दोस्तों क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। और आपका 1 और 1 क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं और बेस होते हैं, क्योंकि जो दूरी यही यहाँ होगी वही दूरी यहाँ होगी, तभी एंगल आपका 45 डिग्री का बन पाएगा और ये आपका √2 यूनिट होगी। ठीक है दोस्तों, अब हम दोस्तों इस पे क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हम यही कॉन्सेप्ट रहने देते हैं, उसके बाद और अच्छे अच्छे क्वेश्चन जैसे भी कॉन्सेप्ट अगर हमको पता चलेगा। बाकी 3 ही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस के अंदर कुछ भी बाहर नहीं है दोस्तों, यकीन मानिए कुछ भी बाहर नहीं है। बाकी करने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन मैं सारे तरीके ऐसे ही करने वाला हूं, मैं कहीं भी 10 कोड नहीं लगाने वाला हूं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ग्रुप डी के एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों। मैं आपको समझाऊंगा, लैंग्वेज लिखूंगा नहीं पूरा, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन होता तो सॉल्यूशन तो बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी क्या होती है, लैंग्वेज बहुत बड़ी होती है, तो लिखने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा दोस्तों। जैसे दोस्तों मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन है आपका एक 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण 60 डिग्री है। दोस्तों यहाँ पर एक टावर है जिसकी ऊंचाई है 32√3 मीटर और यहाँ पर एक इमारत है। ठीक है दोस्तों, अब ये कहा है उसने दोनों एक ही धरातल पे खड़े हुए हैं, तो उस टावर के शीर्ष से इमारत के पाद का, शीर्ष से इमारत का पाद दोस्तों ये होगा और शीर्ष ही होगा। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये दोस्तों एंगल ऑफ डिप्रेशन मैंने क्या बताया था, आप पैरेलल लाइन खींचेंगे उससे बनाएंगे तो ये 60 डिग्री है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस 60 को कंसीडर ना करके आप क्या करेंगे, इसको 60 कंसीडर कीजिए। ठीक है दोस्तों, फिर आपसे पूछा है कि टावर से इमारत की दूरी कितनी होगी, मतलब टावर से ये इमारत की दूरी कितनी होगी। दोस्तों ये वाली लेंथ आपसे पूछी है, तो क्या ये 60 के सामने √3 होगी दोस्तों। तो √3 की वैल्यू अगर 32√3 है, √3 की वैल्यू अगर 32√3 है दोस्तों, तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 32√3/√3 आ जाएगी। यहाँ से पता पड़ा मुझे 32 मीटर आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू। तो अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, तो इसके सामने 1 यूनिट होगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मुझको निकालनी थी। तो इस तरह से दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा मेरा, 32 मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपको इस तरह से करना। अगर अवनमन का कोण आता है तो आप अवनमन कोण की जगह उन्नयन कोण की जगह, वो अवनमन कोण को आप उन्नयन कोण की तरह ट्रीट करके जो मैंने आपको रेशियो बताया उसी रेशियो पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर जाएं, आपके आंसर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा जरा दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है। कहा है उसने 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और उसी इमारत के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो इमारत की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिए हैं दोस्तों आपको, 12 + 6√3 दिया है और 18 + √2 दिया है और 6
3 प्लस रूट 3/2 दिया है और आपको दिया है 6 प्लस 3 प्लस रूट 3, ये ऑप्शन दिए हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ, देखिए मैं कैसे बनाता हूँ दोस्तों। उसमें कहा है 18 मीटर ऊंची एक मीनार है, ये मैंने मान लिया 18 मीटर ऊंची एक मीनार है दोस्तों। अब क्या है, एक मीनार से एक बड़ी इमारत, इसका मतलब इससे जो इमारत होगी वो उसकी ऊंचाई इससे बड़ी होगी, क्योंकि उसने कह दिया है से बड़ी एक इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण। अगर इसके शीर्ष का 18 मीटर ऊंची एक मीनार से एक बड़ी इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है। अगर इसके शीर्ष पे खड़ा होता हूँ मैं, इस टावर के शीर्ष पे, तो अगर इस इमारत का शीर्ष देखता हूँ तो दोस्तों मुझे एंगल क्या मिलता है, 30 डिग्री का मिलता है। ये एंगल दोस्तों आपको दे दिया 30 डिग्री का। लेकिन अगर मैं इसके पाद को देखता हूँ, मतलब इसके तल को देखता हूँ, तो यहाँ पर मुझे एंगल ऑफ डिप्रेशन दोस्तों कितना मिल रहा है, 60 डिग्री मिल रहा है। सॉरी दोस्तों, ये एंगल आपका 45 है, 30 नहीं है, ये 45 है दोस्तों। ये 45 डिग्री एंगल, और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोस्तों क्या है, 60 डिग्री का है। तो आपसे पूछा है इमारत की ऊंचाई, ये वाली दूरी आपसे दोस्तों पूछी है। अगर इसको h में कंसीडर करूं तो ये दूरी आपसे पूछी है। तो दोस्तों जो दोबारा मैं समझाता हूं इस क्वेश्चन को, क्या है बहुत ध्यान से समझिए। उसने कहा है एक 18 मीटर ऊंचा टावर है, उसके शीर्ष से एक इमारत है जो उस टावर से बड़ी है। अगर इसके टावर के शीर्ष से उस इमारत का शीर्ष देखता हूं तो एंगल कितना बनता है दोस्तों, 45 डिग्री का बनता है। लेकिन अगर इस टावर के शीर्ष से अगर मैं इस इमारत का पाद देखता हूं तो दोस्तों क्या बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो दोस्तों मैंने क्या बताया आपको, वही आपको काम करना। अगर मैं इसको मिला देता हूं तो दोस्तों ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा। अगर ये 60 है तो दोस्तों पहली बात तो ये दोनों दोस्तों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 18 है तो ये 18 हो जाएगा। अब दूरी मुझे कितनी चाहिए, इतनी दूरी मुझे और मिल जाए कैसे भी। और ये दूरी कैसे मिलेगी, पहले अगर मुझे ये दूरी मिल जाए, ये वाली दूरी, तो मुझे ये वाली दूरी मिल जाएगी। तो दोस्तों इस दूरी को निकालने के लिए जितनी दूरी ये होगी वही ये होगी। तो इसके लिए मुझे हिंट दे दी उसने, ये वाली 60 के सामने 18 मीटर है। 18 मीटर का मतलब 60 के सामने दोस्तों क्या अनुपात बताया था मैंने, √3 बताया था। √3 की वैल्यू है 18 मीटर। तो यहाँ से अगर 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 18/√3 गुणा √3 कर लूँगा, इसको रेशनाइज कर लूँगा तो 3 छक 18। तो दोस्तों 1 की वैल्यू आ जाएगी 6√3। तो दोस्तों अगर ये 60 का होगा तो ये 30 का होगा। तो क्या यहाँ पर 1 यूनिट आने वाला है, और 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों मैंने क्या निकाली है, 6√3 निकाली है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या दोस्तों 6√3 होने वाली है। और जब ये 6√3 होने वाली है तो क्या ये भी 6√3 होगी। मैंने बताया जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी, क्योंकि दोनों क्या है, पैरेलल है। जब ये 6√3 हो गई तो दोस्तों ये अगर एंगल 45 है तो ये भी एंगल 45 होगा नहीं होगा। अब 45 के सामने अगर 6√3 है तो क्या इस 45 के सामने भी 6√3 होगी नहीं होगी। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक 6√3 होने वाली है। तो टोटल दूरी दोस्तों कितनी हो गई, 18 प्लस 6√3 हो जाएगी। अगर 6 कॉमन ले लेता हूँ तो 6, 3 प्लस √3, ये दोस्तों टोटल इसकी ऊंचाई होने वाली है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने कहीं 10 वैन कुछ भी नहीं लगाया और बहुत आराम से हम क्वेश्चन को करते हुए चलेगा। दोबारा मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्या था क्वेश्चन। ये एंगल अगर यहाँ पर मैं इसके शीर्ष पे खड़ा हो जाता हूँ तो इमारत का शीर्ष देखता हूँ तो 45 डिग्री आता है। और अगर इमारत का पाद देखता हूँ, मतलब उसका धरातल देखता हूँ, तो एंगल कितना आता है दोस्तों, 60 डिग्री आता है। फिर आपसे पूछा है उस इमारत की ऊंचाई क्या होगी। तो सबसे पहले मैंने डायग्राम बनाने की कोशिश की, डायग्राम बनाया। अगर ये 18 है तो यहाँ भी इतना 18 होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन है, तो 18 हो गया। उसके बाद दोस्तों देखा मैंने ये 60 डिग्री है, तो 60 के सामने 18 मीटर है, तो √3 की वैल्यू 18 मीटर दी हुई है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाली दोस्तों, 6√3 आई। तो ये दूरी 1 यूनिट होगी, क्योंकि 30 के सामने मैंने आपको रेशियो बताया स्टार्टिंग में ही, जब 30 के सामने 1 है तो ये पूरी दूरी 6√3 हो गई। जब ये 6√3 होगी तो दोस्तों ये भी 6√3 होगी। और जब ये 6√3 है तो ये एंगल क्या है दोस्तों, 45 है। 45 के सामने 6√3, तो इस 45 के सामने भी 6√3 होगी, क्योंकि भाई मैंने बताया था आपको डायग्राम। तो जब ये 6√3 हो गई, ये 18 होगी, तो टोटल दूरी दोस्तों कितनी होगी, 18 प्लस 6√3 हो गई। और 6 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो आंसर मेरा आ जाता है दोस्तों 6, 3 प्लस √3। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर हो जाता है।
ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आप कब कर पाए, जब आपको रेशियोज पता था, तो आपको कोई भी कैलकुलेशन ज़्यादा करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको समझाने में इतनी कैलकुलेशन की है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 2-4 क्वेश्चनों की, 10-20 क्वेश्चनों की, तो आपको ये सब आप सिर्फ मौखिक कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिया है आपको, एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। दोस्तों क्या दिया है, ये एक टावर दिया है जिसकी ऊंचाई दी है दोस्तों 43.5 मीटर लंबे एक टावर से भूतल पर खड़ी एक महिला, एक यहाँ महिला खड़ी हुई है, कि प्रारंभिक स्थिति से यहाँ से अगर शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों अगर मैं देखता हूँ तो क्या था दोस्तों, 60 डिग्री था। फिर वो कह रहा है वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है, वो दोस्तों इधर को बढ़ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। अंतिम स्थिति मतलब अगर यहाँ तक बढ़ के आ जाती है तो उन्नयन कोण दोस्तों क्या हो रहा है, 30 डिग्री हो रहा है। तो दोस्तों उन्नयन कोण क्या हो रहा है आपका, 30 डिग्री हो रहा है। अब दोस्तों यहाँ एक बात आती है, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग बात क्या आती है कि कुछ स्टूडेंट यहाँ ये समझ लेते हैं कि ये टावर की तरफ को आएगी। दोस्तों ये क्लियर कुछ भी नहीं कहा है, उसने बस इतना कह दिया है कि टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो दोस्तों इतनी सी बात से मैं कैसे पता कर पाऊंगा कि इधर को बड़ी है ये महिला या इधर को बड़ी है। तो दोस्तों हमेशा अगर हम टावर की स्थिति की तरफ को जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा। अगर ये इधर को बड़ी होती तो एंगल 60 से ज़्यादा होना चाहिए था। तो इस वजह से मैंने देखा कि अगर एंगल 60 से कम हो रहा है तो इसका मतलब ये टावर से पीछे की तरफ को आई है। तो दोस्तों पहले महिला वो यहाँ खड़ी हुई थी, अगर बिंदु ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, और इसकी लंबाई पी और क्यू मान लूँ। ये दोस्तों आपको दिया 43.5 मीटर। उसके बाद दोस्तों क्या दिया है आपको, और कुछ नहीं दिया है, ऑप्शन दे रखे हैं आपको ये, और आपसे पूछा है वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई थी। मतलब ये वाली दूरी आपसे पूछी है। ए बी की वैल्यू दोस्तों पूछी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन है, करेंगे इसको सॉल्व। लेकिन मैंने क्या कहा है आपको, मैं पहले ही प्रॉमिस कर चुका हूं कि मैं रेशियो के अलावा कुछ भी यूज नहीं करने वाला हूं, और वही मैं अब करने वाला हूं। दोस्तों पॉइंट से आपको डरना नहीं है, लेकिन क्या है, थोड़ा ध्यान से करना है। दोस्तों मैंने क्या बताया था, √3 के 60 के सामने दोस्तों क्या होता है, √3 होता है। और जब ये 60 होगा तो ये 90, तो दोस्तों ये 30 होगा। तो इसके सामने दोस्तों ये वैल्यू होनी चाहिए कितनी, 1 यूनिट होनी चाहिए, और ये √3 यूनिट होनी चाहिए दोस्तों। अब दोस्तों अब यहाँ बात करूँ मैं 30 के सामने, क्योंकि दोस्तों ये तो लंबाई बदलने वाली नहीं है, चाहे ये 60 पे आ जाए चाहे 30 पे आ जाए, तो इस लंबाई को तो कांस्टेंट होना है। तो अब अगर मैं 30 की बात करता हूँ तो 30 के सामने अगर मैं √3 ले रहा हूँ, 30 के सामने होता है दोस्तों 1, लेकिन 1 की वैल्यू मैंने दोस्तों क्या ली है, √3 कंसीडर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर 1 के सामने क्या है, √3 है। तो दोस्तों वैल्यू अगर इसकी बात करूंगा तो ये 60 हो जाएगी पूरी वैल्यू, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 60 हो जाएगी। तो 60 के सामने दोस्तों √3 होगी। जब 1 की वैल्यू मैंने दोस्तों √3 कंसीडर की है तो √3 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इस तरह से अगर 1 की वैल्यू √3 है तो √3 की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, 3 रूट इंटू √3, जो कि बराबर हो जाएगा 3 के। तो इस तरह से ये वैल्यू पूरी दोस्तों 3 हो गई। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूँ, मुझे वैल्यू कितने की बतानी है, ये 1 ये 3, तो ये 2 यूनिट की वैल्यू क्या मुझे बतानी है। अब क्वेश्चन दोस्तों कितना सा रह गया कि √3 की वैल्यू आपको दे दी उसने 43.5 मीटर, और आपसे 2 यूनिट की वैल्यू दोस्तों पूछा है। तो 1 की वैल्यू अगर यहाँ से निकालना चाहूँ दोस्तों कितनी आ जाएगी, 43.5 अपॉन √3। तो यहाँ से 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 43.5 अपॉन √3 इंटू 2। अब दोस्तों मुझे √3 की वैल्यू नहीं पता, सवाल में मुझे दी भी नहीं है, और दोस्तों इस तरह से √3 में आंसर दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूँगा दोस्तों, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लूँगा। अगर √3 से ऊपर नीचे दोस्तों गुणा करूँगा, दोस्तों मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो ये आ जाएगा 43.5 गुणा 2 गुणा √3 अपॉन नीचे आ जाएगा 3। पॉइंट हटाऊंगा दोस्तों, एक 0 बढ़ जाएगा, 2 पंजे 10, 5 से काटूंगा तो 5 अट्ठे 40 और 5 सत्ते 35।
3 से काटूंगा दोस्तों तो 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। तो इस तरह से दोस्तों मेरे पास क्या आ गया 29√3, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितना अच्छा लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन हमने कहाँ ख़त्म किया, रेशियो पे ख़त्म किया। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से क्या सीखने को मिला कि अगर एक ही जगह पे 2 एंगल भी आ जाए तो कैसे आप उन दोनों जो मतलब एंगल है तो उस दोनों में किस तरह से आप उनको एक साथ बनाएंगे, इक्विवेलेंट कैसे बनाएंगे, वो चीज़ आपने सीखी। क्यों? क्योंकि यहाँ 60 के सामने √3 था। फिर अगर यही चीज़ 30 के सामने आ रही थी तो दोस्तों 1 बन रही थी, तो मैंने 1 की वैल्यू √3 ले ली। तो अगर मुझे ये चीज़ निकालनी थी तो √3 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 3 हो गई। तो इतनी पूरी वैल्यू 3 हो गई, जिसमें 1 ये है, तो मुझे 2 की वैल्यू फाइनल निकालनी है आंसर के लिए। तो √3 की वैल्यू आपको दे रखी दोस्तों, ये यहाँ से आपने कैंसिल किया और कैलकुलेशन की तो √3 की वैल्यू मतलब 2 की वैल्यू दोस्तों आपके पास क्या आ गई 29√3। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत अच्छा, बेटर, बहुत अच्छे लेवल का दोस्तों क्वेश्चन था। आप इसको दोबारा कीजिए, किस तरह से मैंने इक्विवेलेंट किया ये दोबारा कीजिए। बाकी दोस्तों और क्वेश्चन हम अगली वीडियो में लेके आएंगे। अभी और हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अभी एक क्वेश्चन और हो सकता है, अभी हमारी टेक्निकल टीम बता रही है, और करते हैं दोस्तों क्वेश्चन। हाँ दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन आपकी कॉपी पर अंगड़ाइयाँ लेने वाला है, सुनिए जरा ध्यान से। क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का एक खंबे को देखता है, ठीक है भाई। लड़के की आंखों से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। भाई खंबे को ही क्यों देख रहा था, कुछ अच्छी चीज़ देख लेता तो थोड़ा आंखों को भी रिलैक्स मिल जाता। तो क्या है दोस्तों, माइंड मत करना भाई, कोई भी अगर ऐसा देख रहा हो, इसमें किसी को प्रॉब्लम हो। एक इतना मीटर का लंबा एक खंबा है, वो सॉरी ऐसा मत भाई, लड़का है यार एक, ये 1.5 मीटर का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, खंबे को देखता है। अब खंबा क्या है भाई, लड़के की आंखों से खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों 30 है। ये यहाँ पर इसकी आंख बनाते हैं सुंदर सी, देख लेना जैसी बन जाए। इसकी इस खंबे के शीर्ष का उन्नयन कोण दोस्तों क्या 30 डिग्री है। तो जब उन्नयन कोण 30 डिग्री है दोस्तों, किससे बनेगा, एक मैं पैरेलल लाइन लूँ इसके, उससे बनाना पड़ेगा मुझे, 30 डिग्री बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। फिर क्या सीन होता है, सुनिए जरा ध्यान से। फिर एक सीन होता है क्या कि खंबे की ओर 7.3 मीटर समीप जाने पर उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। मतलब ये लड़का अगर आगे की तरफ को जा रहा है, खंबे की तरफ को, और कितना चला है, 7.3 मीटर चला है दोस्तों। फिर उसके बाद अगर यहाँ से खंबे का शीर्ष देखता है तो उसको एंगल कितना मिलता है दोस्तों, 45 डिग्री मिलता है। आपसे पूछा है जमीन से खंबे की ऊंचाई क्या होगी, मतलब ये दूरी आपसे दोस्तों पूछी है। ये दूरी निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, आपको हिंट दे रखा है, √3 की वैल्यू आपको क्या लेनी है, 1.73 लेनी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास में 8.5 मीटर, 11 मीटर, 11.5 मीटर और 10 मीटर। इसका काम खत्म हुआ दोस्तों। मैं दोबारा समझा रहा हूँ, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, वो क्या करता है, खड़ा होकर के खंबे की शीर्ष को देखता है तो उसका उन्नयन कोण देखता है 30 डिग्री बन रहा है। फिर क्या करता है, खंबे की तरफ वो 7.3 मीटर चलता है, फिर देखता है उन्नयन कोण आपका हो गया 45। तब आपसे पूछा है खंबे की ऊंचाई क्या होगी दोस्तों। तो पहली बात, एक बात आप बताइए, अगर ये 7.3 है तो ये 7.3 होगा, क्योंकि दोस्तों ये दोनों पैरेलल हैं, तो जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी। अब अगर ये 1.5 मीटर है तो ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक 1.5 मीटर होगी। क्यों? क्योंकि ये रेखा और ये रेखा दोस्तों पैरेलल हैं। अब क्या मुझे इतनी सी दूरी अगर मैं निकाल लूँ, इसमें मैं 1.5 मीटर ऐड कर दूँ, मेरा क्या आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर इस डायग्राम को मैं देखूँ, क्या डायग्राम ये नहीं बन गया कि ये तो 45 है और ये 30 डिग्री है, ये आपका है 7.3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, ये कुछ भी नहीं है, और ये है 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इक्विवेलेंट करूँगा, क्या, रेशियो। क्यों? क्योंकि 45 का सामने दोस्तों क्या 1 यूनिट आता है, और ये जब 45 है, ये 90 है, तो ये भी 45 होगा, तो इसकी वैल्यू भी दोस्तों क्या 1 यूनिट आने वाली है।
अब दोस्तों मैं इस वाले ट्रायंगल पे जाऊंगा। इस वाले ट्रायंगल में 30 के सामने अगर 1 यूनिट होगा तो ये पूरा एंगल दोस्तों 60 हो जाएगा। तो 60 के सामने दोस्तों क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। ये क्यों, क्योंकि पूरा एंगल 60 होगा तो 60 के सामने पूरा √3। यहाँ 30 के सामने 1, ये √3। अब मेरे रेशियो इक्विवेलेंट हो गए। तो दोस्तों मुझे ये जो वैल्यू दे रखी है किसकी दे रखी है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो दोस्तों 1 यूनिट है और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा √3 यूनिट है। तो ये वैल्यू क्या मुझे √3 - 1 यूनिट की दे रखी है क्या, 7.3 मीटर। और मुझे निकालनी क्या है दोस्तों, 1 यूनिट की निकालनी है। उसके बाद मुझे 1.5 मीटर उसमें ऐड करना है। तो यहाँ से अगर मैं दोस्तों निकालना चाहूँगा 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 7.3 मीटर अपॉन √3 - 1। अब दोस्तों √3 की वैल्यू मुझे दी है 1.73। अगर 1.73 में से अगर मैं 1 माइनस करूँगा तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 0.73 आ जाएगा। तो 0.73 से अगर मुझे भाग करना है तो 7.3 मीटर अपॉन 0.73, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट करूंगा तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई में जीरो बढ़ा दे रहा हूँ। तो 73 से 73 1 टाइम चला जाएगा, तो 1 की वैल्यू दोस्तों आ गई 10 मीटर। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी जो मैंने ये सांप सा लौटाया है इस पर, ये दोस्तों दूरी कितनी हो जाएगी, 10 मीटर हो जाएगी। टोटल दूरी दोस्तों कितनी हो जाएगी, टोटल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 ये हो गई, 1.5 ये हो गई। तो टोटल क्या हो जाएगी दोस्तों, 10 + 1.5 जो कि हो जाएगा 11.5 मीटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों इस क्वेश्चन को हमने किया, किस तरह से रेशियो इक्विवेलेंट किया। मैंने 2 क्वेश्चन कराए हैं, बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल की कराए हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जान के हैरानी होगी, आपके ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कराया है, ठीक है दोस्तों, लेकिन बहुत अच्छी लेवल के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चनों के साथ हम कल मिलने वाले हैं, यानी कि कल की वीडियो में हम और अच्छे क्वेश्चन करेंगे। जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो पैटर्न एक रिपीटेड होता है, अभी 2-3 क्वेश्चन के पैटर्न मुझसे छूट गए हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। इस वजह से कल की वीडियो में हम उनको कवर करके इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, देन नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करेंगे। बाकी दोस्तों आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, इन वीडियो को बार बार देखें, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, परम सत्य है दोस्तों, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, सच्ची बात है ये, इससे अलावा बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला, ये मेरे पूरा दावा है आपसे। बाकी आपसे एक यही रिक्वेस्ट है, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरा एक थोड़ी सी हेल्प कर दो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर दो भाई। सब्सक्राइब करने के बाद में फिर शेयर कर दो, 2-3 लोगों को बताओ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं तो जरूर बताओ, क्या पता किसी का भला आपके करने से हो जाए। और ये भी क्या होता है दोस्तों, एक पुण्य का काम होता है, तो प्लीज़ ऐसे पुण्य कमाइए। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहिए, खुश रहिए।